हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स का एक सक्सेसफुली क्लास देने के बाद अब हम लोग करने वाले हैं रसायन विज्ञान को, यानी कि केमिस्ट्री को। तो टुडेज टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं एक बार जो पहली बार इस चैनल पे आया उसको लिए बता देता हूँ कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। एसएससी जीडी का जो 22-23 का एग्ज़ाम था, 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितना भी क्वेश्चन बना है ना केमिस्ट्री से, हम लोग उन सबको यहाँ पे कवर करने वाले हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे मैं कुछ इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो वहाँ मैं ज़रूर ही एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कवर करते हैं। तो इस तरह से पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने इसे पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप इसे पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा, आपका वो टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें करते हैं। और बाकी से बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना अभी एग्जाम ओरिएंटेड मुझे बस पीवाईक्यूज को कवर करवाना है, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल्स में एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए वैसे आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एक बार इसको पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद जब मैं क्लास लाऊंगा ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपका एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल एग्जाम में मार्क्स बूस्टर तरीके से वो काम करेगा। चलिए, बहुत हो गया इंट्रो। क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप क्या कर लो, आप लोगों से छोटा सा विनती है, एकदम छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, जो भी समझना है समझो। आप इस चैनल को एक बार लाइक कर दो, इस वीडियो को, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो इस चैनल पे, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं कर रखा है, तो मेक श्योर कि एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इससे क्या होगा कि इस चैनल का थोड़ा रीच बढ़ेगा, जिससे ये रीच बढ़ जाएगा ना, तो इससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन होता है। अभी आपको भी पता है कि चैनल ये मोनेटाइज नहीं है। अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो भाई आपका तो इसमें कुछ जाएगा नहीं, हालांकि मुझे थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। तो इस तरह से भी थोड़ा काम होता है। तो एक बार इस चैनल को जरूर मोनेटाइज कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना। चलिए, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। अपचयन और उपचयन दोनों होता है। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा सा। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो पढ़ते हैं आपको, इसको हम लोग देखते हैं कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। CaCO3, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है, हीट निकला और CO2 निकला। तो ये तो बिल्कुल भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ, सिर्फ हीट ही निकला इसमें। लेड और CuCl2 जब अभिक्रिया करता है, ये तो पूरा पूरा रिएक्शन ही नहीं है, ये तो आंसर ही नहीं होगा। देखो, ये पूरा पूरा रिएक्शन ही नहीं है, इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, H2 और Cl2। इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें आपका जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बना ना, तो ऑक्सीडेशन भी हो गया, और इसमें देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एस, ये जो Cl है ये अलग भी हो गया, Cl2 यहाँ पे अलग भी हो गया, तो यानी रिडक्शन भी हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 3 नंबर हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होता है। तो अगर आपको ये फिर भी, अब मैंने तो उतना डीप में नहीं समझाया, अगर समझ में नहीं आया है तो सॉरी, क्योंकि मैं उतना अगर अभी डीप में जाऊँगा ना, वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उस तरह से हम लोग डीप में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरा बस ज़्यादा फोकस है इसको कवर कराने का, पीवाईक्यूज को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो देखो, जिसने अगर पहले पढ़ रखा है ना, उसे तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। लेकिन जिसने अगर पहली बार इसको देखा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, यानी कि अपचयन उपचयन को, तो उसे समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, और जाके कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो अपचयन उपचयन का, या फिर अपने नोट्स देख लो, जहाँ से भी आपको मतलब खुद से थोड़ा हाथ पैर मारो, या फिर लूसेंट उठाओ, वहाँ से देख लो। क्योंकि नहीं तो मैं भी कराऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं इसको करा लेता हूँ, पीवाईक्यू को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं तो उस तरह से वीडियो लाऊंगा। चलिए, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो आपको पता हो, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब मैग्नीशियम जलता है ना, तो उसका जो फ्लेम होता है, उसका फ्लेम का रंग बिल्कुल वाइट हो जाता है। किस कलर के फ्लेम के साथ जलता है, तो व्हाइट कलर के फ्लेम के साथ जलता है। जब मैग्नीशियम को जलाते हैं, ऑब्वियस बात है, जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो वो व्हाइट कलर का फ्लेम होता है। उसका ज्वाला रंग कैसा होता है, तो श्वेत कलर का होता है। इसलिए दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। तो चूना पत्थर जो है ना, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट जो बनता है तो चूना पत्थर से ही बनता है, तो इसीलिए सीमेंट का कच्चा माल कौन हो गया, चूना पत्थर हो गया। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो देखो, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये है ऑयल ऑफ विट्रोल का। इसको क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं।
अगर जिसको पहली बार ये सुन रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से दो कि H2SO4 जो है यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। ठीक है, CaCO3 का क्या मतलब होता है? इसको क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है। यह एक हल्की हरी कलर का, देखो अब हरी कलर का कोटिंग उसमें हो रहा है। ठीक है, तो हरी कलर का कोटिंग किस में होता है? जब अगर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कॉपर जो होता है ना वही हरा कलर का हो जाता है। तो देखो है ना, हरी कलर का कोटिंग प्राप्त करता है। तो बर्तन किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है, यानी तांबा से बना हुआ है। चलिए, तांबा का एक बार एटॉमिक नंबर क्या होता है? तांबा का एटॉमिक नंबर क्या होता है ये थोड़ा बताइएगा। तो मैं ये बता देता हूँ, आप क्या बताइएगा। 29 होता है। चलिए, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और क्या कोई ऐसे फॉर्मिक एसिड सब बता दूं क्या? छोड़ो, नहीं बताएंगे। कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो 33 जो है ना आर्सेनिक का परमाणु संख्या है। किसका? आर्सेनिक का। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? तो बोल रहा है कि जब सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड यानी से सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सफेद कलर का जो अवक्षेप बनता है वो क्या है? तो वो है बेरियम सल्फेट। क्या है? बेरियम सल्फेट। इसको विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, सॉरी द्वि विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई रिप्लेसमेंट रिएक्शन ये बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक, मैं यहाँ पे ना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना ये टॉपिक आप मुझे इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया बताना होगा, तो वो थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा हूँ। और केमिस्ट्री में थोड़ा ऐसा होता है, अगर आपका जो है ना बेस थोड़ा कमज़ोर है तो इसको बस इस तरह से हम लोग इसको नहीं कवर कर सकते हैं। इसको पढ़ाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही लाऊंगा जिसमें मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, तो उस तरह से आप इसको कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं अचानक से हर एक वीडियो में अगर मैं इस तरह से हर एक क्वेश्चन पे करूँगा ना तो एक क्वेश्चन लगभग ले लो कि 5 मिनट का हो जाएगा। हर क्वेश्चन 4 से 5 मिनट का बन जाएगा, तो जो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा मतलब सिर्फ जो है मैं फोकस कर रहा हूँ बस इन क्वेश्चन को यानी कंप्लीट करने का। ये हेल्पफुल उसके लिए है जो कि एक बार इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हालांकि हेल्पफुल सबके लिए है लेकिन ज़्यादा थोड़ा उसको अच्छा लगेगा जिसने एक बार पहले पढ़ लिया है। जैसे जिसको आता है सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा इसको। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास क्या लिखा हुआ है? फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो ये सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया ना, इन सब का जो हम लोग निर्माण करते हैं उसमें पेट्रो रसायन का यूज किया जाता है। किसका ना? पेट्रो रसायन का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? देखो परमाणु त्रिज्या न्यूनतम पूछ रहा है, तो परमाणु त्रिज्या न्यूनतम किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, परमाणु त्रिज्या न्यूनतम उसका होगा जिसका परमाणु संख्या छोटा होगा। ठीक है, तो देखो लिथियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और बेरिलियम। तो आपका लिथियम कितना है? 3 है, बोरॉन 5 है और बेरिलियम कितना है आपका? 4 है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 8 होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका आंसर ये ऑप्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। 1 2 1 2 3 4। तो इस केस में होता क्या है ना, इससे जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रो जो इसके अंदर फोर्स लगता है ना, इसमें इसमें ये फोर्स बहुत तेज होता है। जब सब में लग रहा है तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है और इसीलिए ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा फोर्स अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, आकर्षण बल थोड़ा ज़्यादा होता है जिसके कारण ये एक दूसरे से खींचा जाता है, यानी कि थोड़ा छोटा हो जाता है। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा छोटा होगा इसलिए इसका परमाणु त्रिज्या भी न्यूनतम होगा। तो आई होप कि आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 क्या है? तो क्या भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। अब भोजन पकाने में कौन सा ऊर्जा यूज होगा? तो उसमें हम लोग जो जलाते हैं वो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। भोजन पकाने में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है?
सोडियम किस में रखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, आप उसे बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है ना, देखो हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए उसको हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। केरोसिन में डुबा के रखते हैं जिससे वो हवा के कांटेक्ट में ना आए। अगर वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो हवा के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन में डुबो के रखते हैं। चलिए अल्किन्स का सामान्य सूत्र दीजिए। तो अल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार कि CnH2n प्लस 1, ये जो होता है ये होता है अल्केन का फॉर्मूला। किसका, अल्केन का, ठीक है। और ये तो अल्किन का होता है, आपने देख ही लिया। एक होता है CnH2n-2, ये होता है अल्काइन का, ठीक। चलिए ये सब आपने देख लिया, अब अगला देखते हैं। सॉरी मेरा आज थोड़ा तबीयत सही नहीं है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो देखो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित कौन करता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SO4, यानी जिंक में SO4 होगा तब ना। तो वो होता क्या है, मैं थोड़ा सा रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा, कितना स्किप करेंगे। तो देखो जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जिंक सल्फेट बनता है और प्लस में ये H2 निकलता है। तो यहाँ पे देख लो कि जब जिंक को जिंक सल्फेट बनाना किसका जरूरत पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जरूरत पड़ेगा। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तो ओनली 63 तत्व ही ज्ञात थे, 63 एलिमेंट्स ही पता था तभी। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु है। देखो दो टाइप का, सॉरी 3 टाइप का होता है, एक होता है अधातु। अब मुझे यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको धातु और धातु पता है, ठीक है। एक होता है धातु, एक होता है और धातु, एक होता है उपधातु। उपधातु उसको बोलते हैं जिसमें धातु के भी गुण होते हैं और उपधातु के और धातु के भी गुण होते हैं, उसको उपधातु बोलते हैं, ठीक है। तो देखो उपधातु कौन है, जेनॉन, जर्मेनियम, टेल्यूरियम या पोलोनियम। तो आपको इसको याद रख लेना है कि जेनॉन जो है एक उपधातु है। कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपको धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखना होगा कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। क्या बोलता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O जो है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। किसे फूल्स गोल्ड यानी कि मूर्खों का सोना फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो FeS2। इसको फूल्स गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सोना जैसा ही दिखता है, FeS2 यानी कि आयरन डाइसल्फेट। क्या, आयरन डाइसल्फेट को हम लोग फूल्स गोल्ड भी के नाम से जानते हैं। डैश इथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है, इथेनोइक एसिड। अब देखो ओइक, आपको यहाँ पे देख लेना है, अगर इंग्लिश में आप क्वेश्चन देखते हैं ना ऐसे होता है ओइक एसिड। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ओइक जो है ना, ओइक फंक्शनल ग्रुप होता है COOH का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो COOH हो गया, और आपको आपने अगर 12th क्लास में केमिस्ट्री रखा था तो आपको पता होगा कि दो गो नाम है ना, दो गो कार्बन है। तो एक गो रहता है तो मीथेन बोलते हैं, दो गो रहता है इथेन बोलते हैं, तीन गो रहता है प्रोपेन बोलते हैं, चार गो रहता है ब्यूटेन बोलते हैं। तो दो गो है तो इसलिए इथेन। तो इस तरह से आप इथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र निकाल सकते थे। अब जिसने 12th में रखा था तो वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जिसने नहीं रखा था तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मुझे लग ऐसा रहा है कि मुझे केमिस्ट्री का एक और क्लास करवाना ही होगा जिसमें इन सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन मैं आपसे पक्का पक्का बोलता हूँ इस तरह का मैं क्लास ज़रूर लाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल भी एक कमेंट कर दीजिएगा, बस आपके एक कमेंट इस तरह का क्लास मैं लेकर आऊँगा। इसमें जितना भी मैं स्किप कर रहा हूँ ना इन सबको एक्सप्लेन करूँगा। किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, तो 12 किसका है, Mg का है। 12 पूछे तो 11 भी देखिए लो। ये होता है सोडियम का, इसका नाम सोडियम है लेकिन इसको Na से लिखा जाता है क्योंकि इसका नाम मतलब इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो देखो इस्पात अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका अंतिम चरण क्या हो सकता है, उसको आकार देना। आकार देंगे तभी ना होगा। तो इस्पात के निर्माण का अंतिम चरण क्या है, उसको आकार देना, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। सरफेस टेंशन का बात हो रहा है, पूछ रहा है सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन किसका होता है। तो पृष्ठ तनाव जो है ना सबसे ज्यादा किसका होगा। अब देखो पृष्ठ तनाव क्या होता है, मान लो आप मैं बताता हूँ, जिसमें भी अगर पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा ना वो उसका मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसका जो है कंडेंसेशन, या सॉरी फिर भी वही बता रहा हूँ, इंग्लिश बता रहा हूँ थोड़ा, मतलब उसका घनत्व ऐसे समझ लो, उसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एथेनॉल, एथेन, मेथेनॉल इन सबसे ज़्यादा घनत्व जल का होता है, यानी कि मैं घनत्व वैसे नहीं बता बोल सकता हूँ,
ठीक है ना। आप इसे याद रख लो कि पृष्ठ तनाव जो है उसका जल का ज़्यादा होता है। अब इन सबको मैं एक क्लास में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि ये सब है ना बहुत ज़्यादा डीप में इसको पढ़ना पड़ता है, इसीलिए इन सबको मैं एक्सप्लेन साथ में नहीं कर पा रहा हूँ। जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है। तो जल का जो वैद्युत अपघटन है ना, वो वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। किसका? वियोजन अभिक्रिया का। किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती है? तो देखो, सर्वाधिक विद्युत संवाहक ऐसे तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा वो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे ना इलेक्ट्रिक का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कौन होता है? तो चांदी होता है। सुनने में सोच के ऐसा लगता है गोल्ड होना चाहिए, लेकिन होता चांदी ही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसमें इसकी विद्युत संवाहकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो चांदी होती है, सोना नहीं बोलना है। चलिए, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। तो ड्यूरालुमीन और एल्यूमिनियम जो है, ये मिश्र धातु किसका है? तांबा का है। ये मेटलॉइड होता है तांबा का। मिश्र धातु किसका है? तांबा का, ड्यूरालुमीन और एल्यूमिनियम। चलिए, कार्बन की परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या पूछा है। पहले मैग्नीशियम का पूछा था, फिर आर्सेनिक का पूछा था। तो इस तरह से आप इसको परमाणु संख्या एक बार 1 से 50 तक जरूर याद कर लीजिएगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6 होता है। ठीक है, 1 से 50 तक। वैसे तो जनरली सबको 20 तक याद होता है, आई थिंक कि आपको भी होगा, लेकिन आप 50 तक याद कर लीजिएगा, कम से कम 50 तक याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सोना चांदी, इन सब का भी जो इम्पोर्टेंट है उसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या होता है, को क्या कहा जाता है? तो देखो, विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश की दूरी को ना परमाणु का आकार कहा जाता है। देखो, ये यहाँ पे है ना, ऐसे ऐसे जो है, तो यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं परमाणु का आकार। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन में त्रिज्या होता ना तो वो ज़्यादा बेस्ट होता, लेकिन ऑप्शन में त्रिज्या नहीं दिया होता, तो इसीलिए आंसर है इसका। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो 118 तत्व हैं। कितने? 118 तत्व है। अगला आपका, निम्नलिखित में से क्या और सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? देखो, सौर सेल उपयोग करने का प्रमुख लाभ पूछ रहा है, क्या है? तो सौर सेल का उपयोग होगा, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, यह दोलन गति दर्शाता है। ये इससे बाहरी क्षेत्र में धातु होती है, इसमें गतिमान पुर्जे होते हैं। तो देखो, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, ये इसका प्रमुख लाभ है। सौर सेल का यूज क्या है? इसमें गतिमान के पुर्जे नहीं होते हैं। अब यहाँ पे इसको बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको रट जाओ भाई, क्या करूँ। किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है? NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा था, आपको NH3 तो याद होगा ना, अमोनिया, तो इस तरह से आप हिंट ले सकते थे। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है। अरे यार, चलिए, डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। ये टाकना होता है। ठीक है, अगला है आपका, हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हैलोजन, देखो, हैलोजन किसको बोलते हैं? ग्रुप 7A को हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, ये सब जो है हैलोजन ग्रुप होता है। तो इसके जो आप देखिएगा 7th पीरियड में जो होता है ना, उसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। और इसीलिए इसका जो बाहरी संख्या होता है, बाहरी में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, क्लोरीन जो है हैलोजन फैमिली का ये होता है। तो क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है ना। तो इसका अगर हम लोग ये निकालेंगे, इसी निकालेंगे, तो क्या होगा? 2, 8 और 7, यही होगा। तो इसका बाहरी संख्या में, बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 7 होता है। चलिए, एवोगाड्रो की संख्या, यानी एवोगाड्रो नंबर पूछ रहा है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो संख्या यानी एवोगाड्रो नंबर है। चलिए, अगला क्या है? आधुनिक आवर्तन नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का प्रतिपादन किसने दिया? नहीं पूछ रहा है आधुनिक आवर्त, मॉडर्न पीटी जो है, मॉडर्न पीटी किसका दिया हुआ है? तो ये मोस्ले का दिया हुआ है। किसका? मोस्ले का। आधुनिक आवर्त सारणी किसका है? मोस्ले का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने
निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ रहा नहीं है। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें? तो कैथोड किरणें जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए, जिप्सम को डैश पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड बनाता है। तो देखो, जिप्सम पूछ रहा है, तो जिप्सम को जब हम लोग इसमें 373 केल्विन पे गर्म करते हैं ना, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्राइड बनाता है, यानी कि CaSO4 और हाफ H2O बनाता है। ये जबकि जिप्सम को हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं। अब जिप्सम होता है क्या, ये देख लो, मैं बता ही देता हूँ। CaSO4 इंटू 10H2O होता है, और इसको जब 273 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, 273 केल्विन पे, तब जाके ये बनता है। चलिए, Fe+CuSO4 यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, फिर क्या बना, देखो यहाँ पे सल्फेट आके इसके पास आ गया और इधर कॉपर बन गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? यहाँ पे मान लो द्विविस्थापन यहाँ पे बता ही देता हूँ। ऊपर में भी एक विस्थापन अभिक्रिया आया था ना, तो हुआ क्या कि ये देखो सल्फेट जो है ना, ये इसके पास आ गया, विस्थापित हो गया यहाँ से, इसके पास से विस्थापित हो गया यहाँ, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी लगे हाथ समझिए लेते हैं। एक होता है FeCl2 हुआ ना, और CuSO4 ऐसा होता, फिर जाके ये रिएक्शन करता, तो क्या होता है? Fe बदला बदली हो जाता है, ये जो है ना कॉपर के पास चला आता और ये सल्फेट इसके पास चला आता, तो SO4+CuCl2 ऐसा हो जाता। तो इसको क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही बार विस्थापित हो रहा है तो इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, और 2 बार विस्थापित होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए, C2H5OH क्या है? ये एक इथेनॉल है। देखो, ये मैं बता देता हूँ। OH लगेगा ना, तो उसका लास्ट में OL लगता है, और ये 2 कार्बन है, जिसको इथेन बोलते हैं, तो इथेनॉल ऐसे हो गया। ठीक है, क्योंकि OH जो है फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है, वे डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो जब आयोडीन के संपर्क में आएगा ना, तो वो नीला काला रंग का हो जाएगा। ठीक है, जब वो आयोडीन के संपर्क में आता है तो वो नीला काला रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस, दो गैस मिलती है? तब जब जब देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करेंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। क्या क्या निकलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन की पुष्टि करें, पहचान करें। तो एक निम्न ऊर्जा परमाणु के नाभिक पर जब उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है। एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो उसे यहाँ पे क्या हुआ? हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है। क्या पूछा? एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको हम लोग उतना डीप में पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये तो समझ में आएगा नहीं वैसे भी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? अरे भाई जल जा। निम्नलिखित में से अयस्क धातु की कौन सी जोड़ी गलत है? मैग्नाइट जो है किसका अयस्क है? मैग्नाइट लोहा का अयस्क है, ये बिल्कुल सही बात है। सीने बार निकेल का अयस्क बिल्कुल भी नहीं है। गैलिना सीसा बोनाइट कॉपर, ये तो इसी का अयस्क है, लेकिन इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। सीने बार जो है निकेल का अयस्क नहीं होता है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान कीजिए। तो सौर सेल जो बनाने में ना सिलिकॉन का यूज होता है। ठीक है, डैश का उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और डाई बनाने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द्रव्य की बूंदों का गोलाकार आकार द्रव्यों में पृष्ठ तनाव के गुण के कारण होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। देखो, होता क्या है, ये एक ड्रॉप है ना, तो इसमें सरफेस टेंशन लगने के कारण चारों बगल से ऐसे ऐसे एक बल लगता है, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसके कारण ये कोई भी जो ड्रॉप होता है वो गोल हो जाता है। बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है। अगर दाब घटा देंगे उसका गलनांक भी कम होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। दाब अगर घटाएंगे ना, तो उसका गलनांक बढ़ेगा, ना कि घटेगा। ठीक है, ये बात इसका गलत हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? दूध और फेस क्रीम डैश के उदाहरण है।
तो इसको इमल्सन बोलते हैं भाई। देखो क्या क्या पूछ लिया है इमल्सन। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 12th का टॉपिक है। कहाँ 12th क्लास का पूछ रहा है, देखो 10th में, हालांकि 10th में भी है। बात ये भी सही है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, उपोत्पाद बनता है। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा ना, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में बता ही देता हूँ, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। क्या होगा, सल्फेट जो है ना बेरियम के पास चल जाएगा, क्लोराइड सोडियम के पास आ जाएगा, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। क्षारक जो होता है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और एसिड क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो देखो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका ही सूत्र होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का भी सूत्र है, संगमरमर का भी है, खड़िया का भी है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। अब मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, इसका परमाणु संख्या 7 होता है ना, तो द्रव्यमान निकालने में जनरली क्या होगा, अगर द्रव्यमान निकालने में जनरली जो होता है ना, अगर ऑड नंबर है, मैं बता देता हूँ, अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या है तो उसका दोगुना कर दो, ठीक है। और अगर इवन नंबर है तो उसका दोगुना करके 1 कर दो। यानी अगर ऑक्सीजन का बोलूंगा तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 1 17 ऐसे। हालांकि ये हमेशा नहीं बैठता है, ये 20 तक ही, यानी कि परमाणु संख्या 20 तक ही काम करता है। और इस तरफ याद रखिएगा, क्लोरीन का जो होता है ना, क्लोरीन का जिसका 17 होता है, इसका परमाणु संख्या हो जाता है, सॉरी परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। इसको भी आपको याद रखना है, 34 नहीं होगा। नाइट्रोजन का अच्छा कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार भी करता है, तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है, इस पे जानते हैं डेडिकेटेड एक चैप्टर है 12th में, सो 12th में 11th में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इस पे डेडिकेटेड एक चैप्टर है, सोचो। और ऐसा वैसा चैप्टर नहीं, बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है हाइड्रोजन का। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2, याद रखना है इसको। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट होगा, .10H2 होगा। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम सल्फेट और हेमेटाइट लिख दिया है, .10H2 को। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, बेकिंग सोडा का, सोडियम NaHCO3। ये एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और फिर से उत्पाद से पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनाते हैं, ये क्या होता है, इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या क्यों हो जाता है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य द्वारा सिल्वर क्लोराइड में आवर्धन का कारण। ये क्वेश्चन ये मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है, क्या क्यों हो जाता है, पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही अधूरा है। अगर किसी को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण का प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक होता है फास्फोरस। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है, जब प्राकृतिक गैस, कोई भी प्राकृतिक गैस जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। एग्जाम्पल ले लो भाई अपना गैस, जब हम लोग सांस वास भी लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जलता है ना, ऑक्सीजन प्राकृतिक गैस है, तो उधर से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CO3। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, दिए गए कथनों में कौन सही है। अम्ल क्या कहता है, लाल लिटर पत्र को नीला कर देता है, नहीं। अब नीला लिटर पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं, अम्ल स्वाद में तो खट्टे होते हैं, कड़वे तो क्षार होता है। अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है, तापन पर कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से गुणा करना। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे भी अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। निम्न में से एक ऐसे तत्व, इन्हीं सब क्वेश्चन के कारण जो होता है ना, कोई भी जीके जीएस में 20 क्वेश्चन नहीं टिक कर पाता है। यही सब एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, क्या कीजिएगा। निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु है, तो सीजियम जो है एक अर्ध धातु के रूप में आता है। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, कॉपर क्लोराइड और लेड का रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्लोराइड चल जाएगा लेड के पास, बन जाएगा लेड क्लोराइड और कॉपर। एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातु उपक्रम उद्योग है। तो देखो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है ना, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग है।
निम्नलिखित में से कौन सी उस धातु ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है? ऊष्मा का तो हीट का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर यानी चांदी। किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है, जहां एन कोशों की संख्या है। ये होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। इसीलिए तो हम लोग को के सेल में के फर्स्ट सेल होता है ना, तो के फर्स्ट होता है तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 × 1 2 ये हो जाएगा। फिर एल में देखो 2 होता है तो 2n² हो जाता है यानी कि 2 × 4 यानी 8 हो जाता है। इस तरह से होता है। चलिए, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्वार्ज। क्या बोलते हैं? क्वार्ज बोलते हैं। लेंथेनाइट में कितने तत्वों की श्रृंखला है? 15 तत्वों की श्रृंखला है लेंथेनाइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे आप पीटी में यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, फिर नीचे में होता है ना 2 बना हुआ है इस तरह, या इसको इनमें से इसको लेंथेनाइट बोलते हैं। प्रोपाइन का सूत्र क्या हो सकता है? तो प्रोपाइन क्या होता है? मैंने पीछे बताया था कि पाइन बता हुआ यानी CnS2n-2। तो यहाँ देखो पाइन है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो कि ये थ्री प्रोप मतलब थ्री होता है। तो प्रोप मतलब थ्री होता है तो C3H क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 -2 4, ये C3H4 आंसर हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या? थोथा। नीला थोथा का किसको बोलते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। एक ऐसा तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो ब्रोमीन जो है तीसरे आवर्त में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मुझे क्या होता है आवर्त, क्या होता है वर्ग नहीं पता। एक बार नहीं पता है तो जाके अपने पीरियोडिक टेबल पीटी को देखो। पीटी भी नहीं देखा है तो आप सर्च कर लो गूगल में पीटी, मॉडर्न पीटी सर्च करना पीरियोडिक टेबल, वहां से आपको आवर्त और ग्रुप पता चल जाएगा, वर्ग पता चल जाएगा। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? जब तेल को वनस्पति के रूप में परिवर्तित कर उसको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। तो देखो, हाइड्रोजन का जोड़ यानी या तो हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन निकले, या तो हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन निकले, उसको अपचयन बोलते हैं। ठीक है, उसका उल्टा उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुटे और हाइड्रोजन निकले। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के मोल के लिए सही है? गैसों के मोल के लिए कौन सा समीकरण सही है? V1/V2 स्क्वायर वाला भी नहीं है, हुआ V1/V2 ये वाला, ये सही है। हाँ सॉरी, V1/V2 T1T2। भाई नींद आ रहा है, आज थोड़ा लेट नाइट पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए टाइम नहीं मिलता सुबह में। डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। तो हाइड्रोजन 17वें समूह में स्थित है। देखो 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट किया, इससे पहले भी एक बार आया था। चलिए, यहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट होता है केमिस्ट्री को। मुझे पता है इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप कि मेरी दुविधा को, समस्या को आप समझ रहे होंगे। नहीं भी समझोगे तो क्या ही कर सकते हैं भाई। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाता ना, वैसे बहुत लंबा हो जा रहा है ये, और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन मैं इसमें एक बार फिर से वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन क्या बताऊँ, वीडियो तो पसंद नहीं है आया होगा। खैर कोई नहीं, अगर मेरे एफर्ट्स को देखते हुए अगर आपको लाइक करने का मन हो, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो मैंने उतना खास बनाया नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, जिससे आपको हल्के में तो हवे हवे में सब कुछ आया होगा, समझ तो आया नहीं होगा। बस मेरे एफर्ट्स के लिए अगर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो तो लाइक कर देना, ठीक है।